जय हिंद, नमस्कार। हम यहाँ पर सौर मंडल, उसके ग्रह, उपग्रह और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे। एक क्लास हमारी हो चुकी थी और अब हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम आगे का हमारा टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। सौर मंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। जिस भी साथी ने वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले वाली क्लास भी ज़रूर देखिए। अब देखिए, हम छोटे छोटे कुछ नोट्स यहाँ पे कवर करेंगे। सौर मंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सौर मंडल क्या है, इसमें कितने ग्रह हैं। ग्रह की बात करें तो इसमें 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। देखो, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? सूर्य। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? ये क्या है? आपका सूर्य है। ठीक है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो हैं वो निश्चित दिशा, निश्चित गति में एक परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा था? बुध था। उसके बाद शुक्र। पृथ्वी जो थी वो तीसरे नंबर पे थी। फिर मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह था। उसके बाद में शनि। शनि के चारों तरफ एक लेयर यानी कि एक वलय बनी हुई थी। उसके बाद अरुण और वरुण। वरुण था सबसे लास्ट में। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा था? बुध था। और सबसे दूर कौन सा था? वरुण ग्रह। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ नए स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए मैं रिवाइज थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल आखिर है क्या? तो देखो, सूर्य और सूर्य के चारों ओर, सूर्य और सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ ग्रह, कुछ उपग्रह जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यही पूरा मिलके क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। मतलब सूर्य का मंडल या सूर्य का परिवार भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य के चारों ओर काफ़ी सारे ग्रह और उपग्रह और कुछ अन्य पिंड जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और इसी को हम सूर्य का परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। पहले जो ग्रहों की संख्या थी, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिक्रमा में चक्कर लगाते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। और उन ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, लेकिन वर्तमान में उसकी संख्या कितनी है? 8 है। 24 अगस्त 2006 को जो 9वां ग्रह था, जिसका नाम था प्लूटो, जिसको हम यम या कुबेर के नाम से भी जानते थे, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया और इसको बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। बोने ग्रह, छोटे ग्रह जो होते हैं उनकी श्रेणी में इसको डाल दिया। अब वर्तमान में आपको पूछे ग्रह कितने हैं, तो ग्रह कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नोट्स मैंने बनाए हैं। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं अभी आपको आर्मी का जो एग्ज़ाम है उसके लेवल से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर कराऊंगी। एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो अगर बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी और एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्मी के लेवल को डिस्कस करूँगी और वही लेके हम चलेंगे। अब देखिए, आगे हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले ये मैंने बता ही दिया। पहले बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की मैंने बता दिया था। इसके बाद में कुछ ग्रहों के उपनाम वगैरह थे, वो भी मैंने आपको बताया था। देखो, एक तो था कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का नाम था स्पेशल। एक तो भोर का तारा इसको कहा जाता था, एक सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन, ये सब हम कहते थे किसको? शुक्र ग्रह को। इसके बाद में 2 ग्रह जो हरे हैं, एक तो अरुण है और एक वरुण है। तो मेनली हम अरुण को मानेंगे। तो अरुण के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हरा ग्रह। हरा ग्रह, अरुण ग्रह को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो है वो वरुण को भी हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो हरियाली है पाई जाती है, जो गैसें हैं। हरियाली का मतलब ऐसा नहीं पेड़ पौधे बता रही, मैं बता रही हूँ कि जो गैसें हैं, हरी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये कुछ ग्रहों के उपनाम हो गए। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल की बहुत अधिकता है और जल नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। बृहस्पति को हम कहते हैं पीला ग्रह। पीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर SO2 गैस जो है वो पाई जाती है और वो पीले रंग को दर्शाती है, पीली होती है, तो उसको हम बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। शुक्र को मैंने बता ही दिया, पृथ्वी की बहन कहते हैं। यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है। देखो, एक बात सोचने वाली है कि सूरज के सबसे पास तो होता है बुध ग्रह, लेकिन फिर भी
शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के जो गैसें हैं वो पाई जाती है या बादल पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसके कारण ये लाल ग्रह कहलाता है। कौन? मंगल। इसके बाद शनि। शनि जो है वो काला ग्रह होता है, ठीक है। याद रख लेना, शनिवार को हम काले कपड़े पहनते हैं, मतलब हम तो क्या पहनते हैं, मतलब काफ़ी लोग पहनते हैं ऐसे शनिवार को। तो शनि ग्रह कैसा हो गया? काला ग्रह। इसमें क्या हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो पाई जाती है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ मीथेन गैस जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। अरुण को भी हम हरा ग्रह कहते हैं। अरुण जो ग्रह है इसको भी हम हरा ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसी प्रकार इसकी स्थिति होती है और इसमें भी हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। तो हरा ग्रह क्या कहलाता है? अरुण को, ठीक है। पहला अगर ऑप्शन में आपको अरुण मिले तो आपको पहले प्रायोरिटी अरुण को देनी है, और अरुण नहीं मिले तो आप वरुण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रह के उपनाम हमने देख लिए। अब हम सौर मंडल की बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज जो है वो कोपरनिकस ने की। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कम क्लियर आपको दिखाई दे, तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अभी ज्वाइन कर लें, और मैं यहाँ पर हर चीज़ें हैं जो बोल के बताई रही हूँ, सारे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। सौर मंडल जो है इसकी खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की, ठीक है। अब थोड़ी सी बुध की चर्चा करते हैं। सभी ग्रहों को बार बार हम पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बुध है सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, और यह चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है, और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कौन? बुध। इसकी चर्चा हमने ऊपर कर ली थी सारी। सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास है, कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद में हम पृथ्वी की चर्चा करते हैं, ठीक है। शुक्र की भी करेंगे आगे, अभी हम पृथ्वी को देख रहे हैं। तो पृथ्वी में रहता है कि यह आकार देखें तो आकार में 5वें नंबर का ग्रह है। आकार में 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और उपग्रह की बात करें तो आपको पता ही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है, जिसको पृथ्वी का भाई भी कह देते हैं। तो और पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह है क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता है, जल की अधिकता है, ठीक है। जल अधिक पाया जाता है, इसलिए ये कैसा ग्रह है? नीला ग्रह। इसके बाद में पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगा, या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा पृथ्वी को? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा कर लेने में जो समय लगता है उसको हम सौर वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन आता है सौर वर्ष क्या है? सौर वर्ष क्या है? तो पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर या एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगी। देखो क्वेश्चन आता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमा पथ में एक तरफ से शुक्र पड़ता है, दूसरी तरफ से मंगल। आपको पता है पृथ्वी जो है वो सूर्य और मंगल के बीच में है, तो इस जब वो परिक्रमा करती है तो एक तरफ सूर्य रहता है और दूसरी तरफ मंगल रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात। पृथ्वी जो है वो सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, कि मानो पृथ्वी है तो ये सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये खुद भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो तो एक साल हो गया आपका, और खुद भी ये घूमती रहती है, खुद घूमती है, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं। अपने अक्ष पर ही घूमना, फिरकी नहीं। देखिए बचपन में हम
फिरकी कहते थे जिसको मारवाड़ी भाषा में, अपने राजस्थानी में। तो वो होती थी घूर्णन गति। कैसी? घूर्णन गति। जैसे कुम्हार का जो चाक आपने देखा हो जिससे मटका बनाते हैं, तो वो घूर्णन गति का उदाहरण है। गति भी आपके साइंस वाले टॉपिक में आएगी, शायद अनीता मैम करवा रहे हैं, गति वाली क्लास आपकी चल भी रही है। तो 12:30 बजे अनीता मैम की क्लास रहती है, टॉपिक वाइज क्लासेस देखें। और 12 बजे सीमा मैम की क्लास आती है, वो भी आपको देखनी है, आर्मी के लिए स्पेशल है। तो हम बात करते हैं दिन और रात किस कारण बनते हैं। दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। और ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। समझ गए सभी? और कितनी झुकी हुई है ये मैंने ऊपर बता दिया, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। अब हम पृथ्वी के व्यास की बात करें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता, पर 12,07,056 किलोमीटर का व्यास है। और हम यहाँ आर्मी से रिलेटेड ही बात करेंगे, उसी लेवल को मैं लेके चलूँगी। ठीक है। देखो एक और देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। ऐसा पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस दिन आती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को आती है। कब आती है? 3 जनवरी को। इसको कहते क्या है? इसका नाम होता है उपसौर। क्या होता है? उपसौर। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन रहती है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वो रहती है 4 जुलाई को। कब रहती है? 4 जुलाई को। और इसे हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है। तो उपसौर और अपसौर समझ गए। उपसौर मतलब तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहे, और अपसौर मतलब जब सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर रहे, अधिकतम दूरी पर रहे। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को। ये समझ गए। इसके बाद में आ रहा है आपका मंगल। मंगल ग्रह में हमने पढ़ा था, मंगल का उपनाम पढ़ा था, यह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण कहलाता है। आयरन ऑक्साइड की इस पर अधिकता होती है, तो यह लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है। और पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती है ना, तो मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन आता है कि फोबोस और डीमोस कौन से ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये थोड़ा इसकी क्वालिटी जो है पिक्चर की वो थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है थोड़ा आपको कम दिखाई दे। मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे इसके ये नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी। अभी ज्वाइन कर लेना, ये नंबर दिए हुए हैं टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ पाएंगे। मैं यहाँ पर बोल के आपको हर एक चीज़ करवा दूंगी जो आर्मी के एग्जाम में आपकी आने लायक है। अब फोबोस और डीमोस क्या हो गए? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हो गए। ठीक है। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो युद्ध का देवता भी कहते हैं, किसको कहते हैं? युद्ध का देवता मंगल ग्रह को कहते हैं। और निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो कि इस मंगल ग्रह पे स्थित है, और ये सबसे बड़ा पर्वत बताते हैं। ठीक है। ये हमारी माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है। निक्स ओलंपिया ये सबसे बड़ा पर्वत है जो कि कौन से ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। ठीक है। एक जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम लियस मैसी है, ये भी किस में स्थित है? मंगल ग्रह में स्थित है। ये भी किस में स्थित है? मंगल ग्रह में। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत दोनों ही कहाँ पर है? मंगल ग्रह में है। ज्वालामुखी का नाम लियस मैसी, और जो पर्वत है उस पर्वत का नाम निक्स ओलंपिया। क्या हो गया? निक्स ओलंपिया। और युद्ध का देवता किसे कहते हैं? युद्ध का देवता भी मंगल ग्रह को कहते हैं। अब आ गया हमारा शुक्र ग्रह। क्या आ गया? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह, और गर्म ग्रह भी है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, और सूर्य से दूसरे नंबर का निकटतम ग्रह है, और पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहलाता है। इसको हम भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर जो है सूरज पश्चिम में उदय होता है। सूरज इसमें पश्चिम में उदय होता है शुक्र ग्रह पे। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कर रहे हैं। अब आ गया हमारा बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में इसको 11 वर्ष 315 दिन का समय
लगता है वह 1 घंटे का समय लगता है। 315 दिन 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटे का समय इसको टोटल लगता है। ये इतना पूछा नहीं जाता, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है आप बड़े लेवल की तैयारी करते हो तो पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है, इसका रंग पीला होता है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, आर्मी लेवल का क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम गैनीमेड है, गैनीमेड भी बोल सकते हैं इसको, गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड, वो कौन से ग्रह का उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन से ग्रह का उपग्रह? ये बृहस्पति का उपग्रह है। ये क्वेश्चन आर्मी लेवल का हो सकता है। बाकी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये इसके परिक्रमा वगैरह, इसमें कितना समय लगा, ये सब नहीं पूछेंगे आर्मी लेवल में। अब शनि ग्रह आ गया है, तो यह काले रंग का ग्रह होता है। कैसे रंग का? काले रंग का ग्रह होता है। इसके अलावा यह बृहस्पति ग्रह के बाद आकार में दूसरे नंबर का ग्रह है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति और दूसरे नंबर पे कौन आता है? आकार में, आकार में आता है शनि। इसके चारों ओर एक वलय होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चारों तरफ रिंग या फिर वलय कौन से ग्रह के है? तो वो शनि ग्रह के है, ठीक है। कौन से ग्रह के है? शनि ग्रह के है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, ठीक है, टाइटन। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहता है? अरुण ग्रह, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और इसको हरा ग्रह भी, ये जरूर लिखो, हरा ग्रह वाला इंपॉर्टेंट है। हरा ग्रह कौन सा है? अरुण। अब कई विद्वान वरुण ग्रह को भी मानते हैं, तो पहले तो आपको ऑप्शन में अगर अरुण मिलता है तो आपको अरुण ही करना है। इसके अलावा अगर अरुण नहीं मिले तो आप वरुण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हरा ग्रह कौन सा हो गया? अरुण हो गया, जिसको हम लेटा ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह वगैरह की इसकी संख्या इतने नहीं पूछते हैं। और नेक्स्ट अब चलते हैं वरुण ग्रह पे। इसको भी हम हरा ग्रह कहते हैं, कई विद्वान मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ गैसें पाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इसके बाद में यह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सर्वाधिक दूर है। अब आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जिसको हम कॉस्मोस से समझते हैं, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड कुछ और नहीं है। ब्रह्मांड जो है वो मनुष्य की एक कल्पना है, जिसमें मनुष्य ने पूरे विश्व को कुछ मान लिया है, जिसमें सब कुछ शामिल हो गया है। जितने भी ज्वालामुखी, पर्वत, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, बड़े ग्रह, सौर मंडल, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, सब कुछ जो कल्पना कर ली है, एक परिवार मान लिया है, उसी को क्या कह दिया? ब्रह्मांड कह दिया। उस विश्व को जो मनुष्य ने कल्पना कर ली, इमेज कर लिया, ठीक है, वो ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कुछ और नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो तारा होता है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आता है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग तारे के ताप पर निर्भर करता है, तारे के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तारे का रंग, स्टार का रंग उसके टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करता है। जो नीले रंग का तारा होता है, यानी कि ब्लू स्टार जो होता है, उसका तापमान सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा नीले तारे का तापमान होता है, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? ब्रह्मांड का अध्ययन है। देखो ये शाखाएं बार बार में पूछी जा रही है, ऊतक का अध्ययन क्या है या हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, अपनी वाली बुक में सारा दे रखा है। जिस भी साथी के पास बुक नहीं है, एक फुल सिलेबस वाली बुक भी लें और प्रैक्टिस सेट भी लें। पहले फुल सिलेबस वाली बुक को पढ़ें, कुछ ओरिजिनल पेपर्स भी हैं उसमें, वो भी देखें, आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद में सारी थ्योरी पढ़ें अच्छे से, जो नोट्स दिए हुए हैं, और फिर जो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं वो करें। और उसके बाद में जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर प्रैक्टिस पेपर सेट वाली येलो बुक है वो खरीदें और वो सारे पेपर करें। और डेली हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाते ही हैं, सारा आपका सिलेबस हो ही रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो पास आता जा रहा है, तो जल्दी जल्दी जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड में एक विस्फोटी तारा है जिसका नाम क्या है? अभिनव। जिसका नाम क्या है? अभिनव। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हाँ,
अभिनव जो तारा है इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है, कमेंट करके बताएं। अभी 4 दिन पहले जो शायद मैंने प्रैक्टिस सेट वाली क्लास थी क्या, 4-5 दिन पहले, उसमें मैंने बताया था। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे। एक तो इसका इंग्लिश में नाम बताएं अभिनव तारे का, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, और एक जो सबसे चमकदार तारा है, सबसे चमकीला तारा, उसका नाम बताएं क्या है, सबसे चमकीला तारा। और ठीक है, और एक ये और बताएं मुझे कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। इन सब के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए अभी, ठीक है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत पर। आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक रहे हैं, आपको पता ही है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक वैज्ञानिक आए, रूसी वैज्ञानिक थे ये, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। इन्होंने ब्रह्मांड का सर्वप्रथम मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब मॉडल दिया ब्रह्मांड का, जैसे डाल्टन ने परमाणु का मॉडल दिया था, डाल्टन और थॉमसन ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्मांड का मॉडल दिया, किसने, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने। और क्या बताया इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने बताया कि एक बिंदु था, सबसे पहले एक बिंदु था और वही बिंदु फैल गया, उसमें ही वृद्धि होती गई, और ऐसी एक कल्पना हुई कि एक बिंदु ही फैल गया और उसका फैलाव होता गया। ये थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट थ्योरी। मतलब एक बिंदु में ही विस्फोट हुआ और वो पूरा ब्रह्मांड बन गया उससे, ठीक है। इस तरह की थ्योरी दी इन्होंने, जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी है और महाविस्फोट सिद्धांत है। ये ओनली एक थ्योरी, एक कल्पना की जाती है, तो अभी तक जो है वो यही माना जाता है। और बाकी वैज्ञानिक जो हैं इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा शोध करते रहते हैं। जैसा जैसा और आगे मॉडिफाई वो करेंगे और जानकारी जो है उनको हासिल होगी, वैसे वैसे हम और आगे डिस्कस करते जाएंगे। पर वर्तमान में अभी ये मानते हैं ज़्यादातर वैज्ञानिक जो है, ज़्यादातर विद्वान जो है वो बिग बैंग थ्योरी को ही मानते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद में ये ब्रह्मांड वर्ष का रहता है, इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप पढ़ लेना। मैं अभी आर्मी के लेवल का आपको बता रही हूँ। अब ब्रह्मांड के घटक के बारे में देखेंगे। ब्रह्मांड के घटक जिसमें आकाश गंगा तारे वगैरह आपका रहेगा, उल्कापिंड आएंगे। उल्कापिंड क्या होते हैं, बोलते हैं ना टूटता तारा वगैरह, वो सभी अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है असलियत में। ब्रह्मांड के घटक में आता है आपका आकाश गंगा। सबसे पहले आकाश गंगा क्या है, नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने। आकाश गंगा जो है वो अनगिनत तारों का एक समूह होता है, अनगिनत असंख्य तारों का एक समूह है, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम गैलेक्सी भी बोल देते हैं, आकाश गंगा या गैलेक्सी। इसी आकाश गंगा या गैलेक्सी में हमारा जो सौर मंडल है, यानी जो सौर तंत्र है, सूर्य परिवार है, जिसमें सूर्य और सभी ग्रह उपग्रह शामिल हैं, वो भी इसी आकाश गंगा के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारी वाली जो आकाश गंगा है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, और जिसके अंदर हमारी पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह आते हैं, उस आकाश गंगा को हम मंदाकिनी बोलते हैं। क्या नाम है, मंदाकिनी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी जो है उसको सर्वप्रथम किसने देखा, उसके बारे में किसने बताया यहाँ पे। तो सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। किसने देखा, सबसे पहले गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार आता है ना, किसने किया, गैलीलियो ने किया। वही गैलीलियो है यहाँ पे। सबसे पहले किसने देखा मंदाकिनी को, गैलीलियो ने देखा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि रात के समय तारों के समूह की एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है, वाइट कलर की, दूध के समान। उसको हम क्या कहते हैं, तारों की एक पट्टी होती है, उसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या नाम होता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रही, और भी बहुत सारा मैंने यहाँ मैटर दिया है ताकि आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो वो भी आराम से हो जाए। और मैं इसको आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, क्योंकि पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको चीज़ शेयर कर दूँगी। इसके बाद में यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट रहता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ आर्मी के लेवल को देखते हुए चलेंगे हम। तारे पे आ जाते हैं, हम कहाँ पे आ जाते हैं, तारे पर आ जाते हैं। तारे क्या होते हैं एक्चुअल में, तारे जो है वो प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड है जो कि अंतरिक्ष में है, ठीक है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड है जो कि अंतरिक्ष में है, इसको हम तारे कहते हैं, स्टार कहते हैं, ठीक है।
और तारों का जो रंग होता है वो उनकी आयु का सूचक होता है और ये इनके ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्या, तारों में क्या पाया जाता है, कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस जिसमें ज़्यादा होती है तारों में, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ये मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मुझे यहाँ देना ही पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी दिया होगा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य ही है। सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा ही है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो गया? सूर्य हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा, तो जिसका नाम है सीरियस। अभी मैंने ऊपर ये क्वेश्चन किया भी था आपसे, उसका जवाब मैं यहाँ दे रही हूँ। सीरियस तारा, जिसको हम डॉग स्टार नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डॉग स्टार नाम से भी जानते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान से दुगुना होता है और यह सूर्य से 20 गुना चमकीला होता है। ये बहुत चमकीला तारा होता है। इसका नाम है सीरियस यानी कि डॉग स्टार। मुझे एक बहुत ही अच्छा ऐप के बारे में नॉलेज है। अगर किसी को अंतरिक्ष में ग्रह या उपग्रह वगैरह देखने का मन रहता है, कैसा मून दिखता है, किस दिशा में अभी वो है, तो वो भी हम देख सकते हैं। उस ऐप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। एकदम रियल के जैसा आपको लगेगा और बहुत ही मज़ा आता है एक्चुअली उसको देखने में। तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे चमकीला तारा हमने कर लिया, क्या नाम है? सीरियस डॉग स्टार। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य ही है। सूर्य अपने आप में एक तारा है, ठीक है। तारे जो हैं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और ये यहाँ पे हमारे तारे हो गए। इसके बाद में उल्का और उल्का पिंड के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं? देखो, आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? हमने टूटता तारा देखा, क्या बोलते हैं? टूटता तारा देखा। कुछ विश वगैरह भी मांगते हैं मूवी में, तो ये रहता है। अभी है क्या एक्चुअल में? देखो, उल्का जो है, उल्का को हम सामान्य रूप से टूटता तारा कहते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। ये कुछ नहीं होते, ये कुछ जो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पार्ट मान सकते हो आप कोई, जिसको हम जैसे घर वगैरह तोड़ते तो उसको हम मलबा नहीं कह देते कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो वही एक्स्ट्रा चीज़ें मलबा बोल सकते हो आप। एक हमारी जो राजस्थानी मारवाड़ी भाषा होती है उसमें तार, ये मलबा। तारों का कोई टूटा हुआ हिस्सा मान लो, या कोई और बड़े पिंड है उनका कोई टूटा हुआ हिस्सा मान लो, ठीक है। ये बहुत तेज़ रफ्तार से, तेज स्पीड से आते हैं, ठीक है। कितनी स्पीड रहती है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज़ इनकी रफ्तार होती है और इतनी दूर से ये आते हैं, तो इतना सारा वायुमंडल वगैरह को चीर के आते हैं ये। और जो भूमंडलीय घर्षण वगैरह रहता है, तो उसके कारण ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं और लास्ट तक पृथ्वी से पहुंचने तक वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो छोटे होते हैं आकार में, वो क्या होते हैं? जलकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ स्पीड रहती है, वो जल जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? उल्काएं कहते हैं। और जो पिंड बहुत बड़े होते हैं, जो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, वो पूरे रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। जो आकार में बहुत छोटे होते हैं वो तो क्या होते हैं? रास्ते में ही जल कर ख़त्म हो जाते हैं। और जो बड़े होते हैं वो पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, पूरा ख़त्म नहीं हो पाते। उनका कुछ हिस्सा जो रहता है वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो ये उल्का और उल्का पिंड में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? खगोलीय दूरी को मापने की, यानी अंतरिक्ष में जो दूरियां होती हैं उसको मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, पारसेक। एक क्वेश्चन ये भी आता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों को मापने की ही इकाई है, या दूरी को मापने की इकाई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूरी को मापने की इकाई क्या हो गई? प्रकाश वर्ष हो गई। और सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? पारसेक हो गई है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है हमारा क्षुद्र ग्रह से। क्या आता है? क्षुद्र ग्रह से। क्षुद्र ग्रह से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर तो आर्मी लेवल में कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं। कौन? क्षुद्र ग्रह। बाकी इतना कोई खास है नहीं।
इसके बाद में हम देखते हैं राशियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ये तुला उला आप जो बोलते हो। इसके बाद में नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, जैसे स्वाति नक्षत्र वगैरह। तो ये 27 नक्षत्र हो गए और राशियाँ कितनी होती हैं, 12। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सौरमंडल में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में एक ध्रुव तारा, ध्रुव तारा से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये उत्तर दिशा में स्थित होता है, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, तो ये ध्रुव तारा, ठीक है। तारामंडल, बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ दे दी है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, आप देख लेना। तारामंडल क्या होता है, तारामंडल कुछ नहीं, तारों का समूह है, तारों का समूह है, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो तारामंडल, तारामंडल भी बहुत सारे होते हैं, तारामंडल भी बहुत सारे, 88 संख्या वर्तमान में ज्ञात की जा चुकी है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसका नाम सेंटोरस है। क्या नाम है, सेंटोरस, सबसे बड़े तारामंडल का नाम सेंटोरस, ठीक है। पल्सर क्या है, एक नाम सुना होगा पल्सर, जो बड़े लेवल पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट ने सुना होगा पल्सर क्या है। पल्सर एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारे हैं। क्या है, न्यूट्रॉन तारे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो जनरेट करते हैं, वो छोड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं, उनको हम पल्सर कहते हैं। ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा सूर्य, जल्दी ही खत्म होने वाला है, थोड़ा ही पोर्शन रहा है अभी। तो यहाँ पे आ गया सूर्य, सूर्य को हम देखते हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है, ये आपने पढ़ ही लिया। सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन लगभग 71% होती है और हीलियम लगभग 26.5% होती है। बाकी अन्य गैसें भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह पाई जाती है, ठीक है। तो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। और सूर्य पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी सूर्य पर होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी। सूर्य का व्यास जो है 13,92,200 किलोमीटर का, 13,92,200 किलोमीटर का है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है, अधिकतम निर्वात में होती है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो। प्रकाश तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, मतलब जहाँ पर वायु भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, वहाँ पे भी ये चल सकती हैं। और प्रकाश की अधिकतम चाल कितनी होती है, तो अधिकतम चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में सोचो, इसको 1 मिनट रुकना, मैं इरेज करती हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतना दूर चली जाती है ये कि आपकी सोच से भी परे है, ठीक है। अब देखो, सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत होता है, इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी होती है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्वेश्चन बनता है, तो सूर्य ही है, ये तो आपको पता ही है। इसकी पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग बताया है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और यह पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि सूर्य जो है एक प्रकार का तारा होता है और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये पूछा जाए तो आपको सूर्य बताना है। क्या बताना है, सूर्य। सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूछे जाते हैं। पहले तो ये बताओ सूर्य ग्रहण कब होता है, मैंने ही बताया हुआ है पीछे वाली क्लासेस में। सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है। कब होता है, अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण तो अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, देखो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, ये तो क्या है आपका सूर्य, ये क्या है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, थोड़ा सही से बना लेना, पृथ्वी, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए, चंद्रमा। तो कुछ पार्ट जो इसकी रेज जाएंगी, कुछ पार्ट जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, उसको चंद्रमा क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो मेनली आपको ये बताना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, सूर्य पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहाँ पे चंद्रमा मानो, यहाँ पे क्या मानो, घूमते रहते हैं ना, तो ऐसे आते रहते हैं, आप सोचना कभी इधर आ गए कभी इधर, घूमते रहते हैं, जो आपको पता ही है। चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, ये क्या आ जाए, पृथ्वी। तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। समझ गए सभी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई डाउट नहीं। अब
ये ट्रिक वगैरह भी मैंने साथ साथ में यहाँ पर ये नोट्स में यहाँ पे दी हुई है, ट्रिक्स वगैरह मैंने ट्रिक बताई नहीं है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है आप कर सकते हो, नोट्स में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सभी इसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं जो नोट्स अभी हमने पढ़े हैं। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ लेना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई है हमारी। इसके बाद में ये यहाँ पर चित्र है वही जो आपको ऊपर मैंने बता भी दिया। इसके बाद में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वन लाइनर चीज़ें यहाँ पे शेयर की हैं आपके साथ में, ये आपको पढ़नी होंगी और इनके बारे में डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस होंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो आप लोग भी बोर नहीं हो, और इसलिए हम ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे सौरमंडल के। तब तक के लिए एक बार जय हिंद बोल दें सभी, और फिर क्लास का समापन करते हैं। रेगुलर 9:30 बजे आपकी क्लास होती है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं। ज़्यादातर तो इस टाइम जो है आपके मॉडल पेपर ही चलते हैं, बट एक ही सौरमंडल का काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ मैटर मिला था, तो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपको बता देना चाहिए, ताकि एक एक टॉपिक जो है वो कवर होते जाएँ। बाकी 12 और 12:30 बजे सीमा मैम और अनीता मैम की क्लास रहती है, मैथ्स की, रीजनिंग की और साइंस की। टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, वो ज़रूर लें। थैंक यू सो मच साथियों, एक बार सभी जय हिंद बोलें। जय हिंद।